Hello friends, welcome back to AK Education Group. Today let's discuss class 7 NCERT Geography chapter number 3 which is Changing Our Earth. तो इसमें हम देखेंगे डिटेल में सारी चीजें वन बाय वन, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है और फ्री जो एजुकेशन आप तक दी जा रही है ये इस चीज का बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। तो मेरा इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके और जो ज्योग्राफी को में कंफ्यूज होते हैं या फिर ज्योग्राफी को मतलब हवा समझते हैं तो वो इसे आज से इजी समझना स्टार्ट करते हैं। मेरी उन सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो नए हैं वो मेरी 6th क्लास की ज्योग्राफी प्लस चैप्टर 1 एंड सेकंड 7th क्लास का देख लें सो दैट आपको ये जो फर्दर आपकी क्लास सीरीज चल रही है वो आपको इजी टू किक लगे, मतलब आपको बहुत इजी लगे, है ना। तो आप इस पर जा सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है चेंजिंग अवर अर्थ। तो हम अपने अर्थ को देखते हैं। हमारा ये गोला है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। तो इस गोले पर क्या है कि ये गोला बहुत वेरियस है, बहुत डायनेमिक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो इस गोले को समझने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारा जो अर्थ है वो अंदर, अगर हम कोर, हमने पढ़ा था कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो बाहरी जो लैंड है ओशन है वो बाहरी है। जो चीजें हमें हम जिस पर रह रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, जो इनसाइड आवर अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं वही उसका इफेक्ट आउटर पे भी पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो इस तरीके से इसमें चेंजिंग आते रहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि ये जो अर्थ है हमारा बाहर से अंदर से इस तरीके से यहाँ पर पूरा वाटर से 71% वाटर से घिरा हुआ है एंड 30% किससे घिरा हुआ है, लैंड से। तो ये लैंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये किस तरीके, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, लिथोस्फेरिक प्लेट, सडन मूवमेंट्स, डिजास्ट्रोफिक फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, फोकस, एपिक सेंटर, मेजर लैंडफॉर्म, लिथोस्फेयर प्लेट्स के बारे में हम देखेंगे। अर्थक्वेक स्टडी, केस स्टडी के बारे में देखेंगे। वाटरफॉल, मियंडर्स, ऑक्सबोर्ड लेक्स क्या होता है, फूड फ्लड प्लेन क्या है, लीव्स, डेल्टा, सी केव्स, सी आर्च, स्टार्क्स, सी क्लिफ, ग्लेशियर मोरेन्स, मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, लॉसेस, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, आवर चेंजिंग आवर अर्थ। तो हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से चेंज होता है। हम जो मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट है, ये मूवमेंट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो जो ये अर्थ है हमारा, तो ये जो अर्थ है वो कितने इसमें बटा हुआ है, बहुत सारी अर्थ के अंदर ना बहुत सारी प्लेट्स हैं और उस प्लेट्स के अंदर ये बटा हुआ है बहुत सारी प्लेट्स के। तो हम इसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब आप लोग सरप्राइज होंगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली मूव करती है, माइक्रो मिलोमीटर्स, ठीक है, एक ईयर में। तो जिसकी वजह से हमें इसकी मूवमेंट को फील नहीं कर पाते कि ये किस तरीके से मूव कर रही है, लैंड किस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ जो अंदर ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से हो रही है, इसका पीछे का रीजन ये है कि जो अंदर इनसाइड ऑफ अर्थ के अंदर मैग्मा जो है वो बहुत ज्यादा इग्निशियस हो रखा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मोल्ट हो रखा होता है। तो उसकी वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप मोल्टन मैग्मा अगर इनसाइड के मूवमेंट को देखो तो ये किस तरीके का मूवमेंट होता है, ये सर्कुलर फेस में होता है, ऐसे सर्कुलर फेस में ये एक्टिविटी हो रही होती है। और जो ये मूवमेंट है ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज ऑन द सरफेस में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अगर इसका ज्यादा फोर्स है तो ये हमें एक्सोजेनिक अर्थ, मतलब अर्थ के बाहरी हिस्से में भी देखने को मिलेगा, अगर इंटीरियर है तो ये अंदर भी देखने को मिलता है,
जो अर्थ का बाहरी हिस्सा है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और जो अर्थ का इंटरनली फोर्स जो होता है, अर्थ के अंदर ही कुछ कुछ होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। जो अर्थ के बाहर हमें फील होता है, रियलाइज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सो मीन्स बाहर और एंडो मीन्स अंदर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब इस चार्ट के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। जो अर्थ मूवमेंट है वो टू टाइप्स की है, जैसे मैंने बताया, इंडोजेनिक फोर्स, अंदरूनी अंतरीय फोर्स, और बाहरी फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये जो सडन मूवमेंट और डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं। जैसे सडन मूवमेंट कौन कौन सा फोर्स होता है, जैसे अर्थक्वेक। अब आप लोगों ने कभी ना कभी अर्थक्वेक तो फील किया होगा, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली ये जो अर्थक्वेक है वो आता ही रहता है, बट ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, जो 6.9 जैसे हमने कल करा था या फिर आगे करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रोफिक हो जाता है ना, अर्थक्वेक। फिर उसके बाद हम वॉल्केनो देखते हैं कि जमीन के अंदर से आग निकलती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। जब अंदर ये जो लिक्विड होता है ये अंदर अर्थ के अंदर होता है तो हम इसे मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है और ये बहुत ज्यादा लिक्विडफाई स्प्रेड हो जाता है बाहर की साइड, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू वॉल्केनो, जो ये ज्वालामुखी जो होती है, हिंदी में हम ज्वालामुखी बोलते हैं, जो ज्वालामुखी बाहर आ जाती है तो इससे माउंटेन्स, पोल माउंटेन्स, न जाने लेक्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है जब अर्थक्वेक होता है। जो प्लेट्स होती हैं, जो मैंने अभी बताया, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में कई बार टकराती हैं, कई बार एक दूसरे को क्रॉस करती है, या कई बार एक दूसरे से बाहर की साइड जाती है। ठीक है, जिसे हम कन्वेंशन फोर्स, डिपोजिशन, ये सारे फोर्सेस बोलते हैं। वो आगे हम चैप्टर में करेंगे डिटेल में, बट अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे डिजास्ट्रोफिक फोर्स। डिजास्ट्रोफिक फोर्स से माउंटेन्स वगैरह की बिल्डिंग बनते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स जो है, ये जो बिल्डिंग माउंटेन्स बनती है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी बनती है और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ भी बनती है। ठीक है, अब एक्सोजेनिक फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्स जो है, इरोजनल एंड डिपोजिशन होती है। जैसे हमने वेदरिंग के अंदर पढ़ा था कि वेदरिंग हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये किसके थ्रू होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन? ये एक रिवर के थ्रू होता है। जब रिवर किसी जगह से जा रही होती है, वहां पर मिट्टी वगैरह होती है, तो वहां से क्रॉस होकर वो उस मिट्टी को भी साथ में ले लेती है और उसे इरोज कर लेती है। वहां से उस जगह से हटा के दूसरी जगह लेके आने को डिपोजिशन बोलता है। और जिस जगह से हटाती है, जिस जगह से उस मिट्टी को दूसरी जगह ले जा रही होती है, तो उस जगह को जहां वो खाली हो रहा है उसे हम इरोजन बोलेंगे। राइट, विंड के थ्रू भी होता है। आप सबने देखा होगा, जब हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत सारे जो सोइल है, सोइल की डस्ट है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा रहे होते हैं। तो ये इरोजन और डिपोजिशन दोनों के कारण होता है। सी वेव्स, या सी वेव्स के अंदर भी होता है, जब बहुत ज्यादा ओशन के अंदर वेव्स आती हैं, तो साइक्लोन हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी वजह से, तो उस वेव्स के कारण जो उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर इरोजन एंड डिपोजिशन वहां पर भी होता है। ग्लेशियर के भी थ्रू होता है। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वहां पर जो डस्ट या फिर सोइल, जो भी चीजें हैं, वो उसे साथ में लेकर वहां से इरोज करती है एंड किसी दूसरी जगह पर डिपोजिशन करती है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया हुआ है ना? आइए हम आगे पढ़ते हैं इसमें। एंडोजेनिक फोर्स जो है वो सम टाइम जो प्रोड्यूस करते हैं, सडन मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अगर सडन मूवमेंट करते हैं, दैट टाइम स्लो मूवमेंट करते हैं, है ना। कई बार बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एकदम सडन मूवमेंट करेंगे, जो कि मतलब हमें देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स ढह गई, या फिर मतलब पूरा पूरा शैडो, मतलब वो हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पर हमें डिजास्टर देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ कई बार बहुत स्लो मूवमेंट भी होती है। कई बार हमें देखते हैं कि हल्का सा अर्थक्वेक होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया भी है। समटाइम हमें पता नहीं, फील भी नहीं होता है ना। तो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, कई बार सडन मूवमेंट जो अर्थक्वेक होती है, वोल्केनोस कोज मास डिस्ट्रक्शन, जो अंदर जो इंटरनली इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है ओवर द सरफेस, अगर वो सरफेस तक पहुंच जाता है तो ये डिजास्टर में चेंज हो जाता है। देखो हमारा जो अर्थ है यहाँ पर इग्निसेस है, यहाँ से मेल्ट होते हुए, या अगर प्लेट एक दूसरे से मूव कर रही है क्रस्ट के साथ, प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट जो मूवमेंट कर रही होती है, तो वो
डिजास्टरिक होता है। तो हम केस स्टडी में पढ़ेंगे किस तरीके का कितने रेंज में हमारा जो अर्थक्वेक है वो किस तरीके से डिजास्टर पहुंचा सकता है और कितने पर नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो वोल्केनो में हम यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ अर्थ है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ ये अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। यहाँ से जो है बहुत ज्यादा आग जो है, मैग्मा जो है वो हीट हो रहा है, इग्निशस हो रहा है काफी ज्यादा, और ये इसकी जो वेंट है, ये जो लाइन है, इसे जो सीधे सीधे आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वेंट के थ्रू आप बाहर आग आ रही है और ये अर्थ के ऊपर आ गई है। ठीक है, जो ये छोटी छोटी लाइन है यहाँ पर, ये अंदर भी होती है और ये बाहर भी होती है। तो ये जो स्प्रेड हो रही है, जो फैल रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, लावा फ्लो। ये देखो, ये लावा फ्लो है और उसके बाद ये ठंडा होता जा रहा है। यहाँ पर कई बार क्रेटर लेक्स वगैरह भी बन जाते हैं। वोल्केनिक बम जब बाहर तक आता है तो बहुत धमाका होता है ना, तो इस और जो ये ठंडा हो जाता है इसे प्लेरो क्लास्टिक बोलते हैं, प्लेरो फाइरोक्लास्टिक बोलते हैं फ्लो। जब ये बाहर तक धमाका करता है तो ये धुआं भी होता है, धुआं होता है तो फिर क्या होता है, ऐश, जो ये मतलब बादल वगैरह बनते हैं, और फिर उसके बाद एसिडिक रेन होती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, a volcano is a vent opening the earth crust through the which molten material erupt suddenly। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये जो अर्थ है, इस तरीके से लावा जो है वो इस तरीके से इरप्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फूट रहा है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं। तो जो अर्थक्वेक है, लिथोस्फेरिक प्लेट के थ्रू, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूवमेंट करती है ऑन द सरफेस पर, हमें क्या फील होता है, वाइब्रेशन फील होता है, और ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल करती है ऑल अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर। द वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जहाँ जो वाइब्रेशन होती है, जो हम फील करते हैं कि ऐसे करके हिल रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड, जिस अगर क्रस्ट के ऊपर, आप सबको ये भी क्लियर है, क्रस्ट कौन सा है, द टॉपेस्ट ऑफ द सोइल, जो लैंड है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट के ऊपर पहुंच जाती है मूवमेंट, और स्टार्ट जिस जगह पर स्पेसिफिक ज्यादा फोकस होता है, उसे हम उस जगह को हम बोलते हैं फोकस एरिया। एंड द प्लेस ऑन विच सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, जैसे कि ये यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, दिस इज अ एपिक सेंटर, दिस इज अ फोकस एरिया, दिस इज अ फोकस एरिया, और जो ये ऑल अराउंड इसको घुमा रहा है, और ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, जो अर्थ के ऊपर है, तो इसे हम बोलेंगे एपिक सेंटर। क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर। और वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू आउट द एपिक सेंटर, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में देखो यहाँ पर इसके घूम रहे हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजेस्ट टू एपिक सेंटर, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहीं पर होगा जहां पर एपिक सेंटर होगा, फोकस होगा। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजेस्ट टू एपिक सेंटर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये जो वेव्स हैं इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्मिक वेव, रेडिएंट आउट इन डायरेक्शन, प्लेट बाउंड्री। तो हम ये जो अर्थक्वेक का चैप्टर है वो आगे पढ़ेंगे, आगे की फर्दर क्लास में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो ये देखा है आप एक बार और यहाँ पर समझने की कोशिश करें, दिस इज आवर फोकस एरिया, दिस इज फोकस एरिया, और जो ये अर्थ के ऊपर आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर। और जो बाकी ये वेव्स है इसे हम क्या बोलेंगे, वेव्स फ्रंट। जिससे फोल्ड, यहाँ पर ये फोल्ड क्रैक हो रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है किस तरीके से नुकसान करता है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये सब तहस नहस हो गई, लोग बिल्डिंग के अंदर डूब गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ बहुत सारे इंजर हो जाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये चेंज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अर्थक्वेक तो ठीक है, हो गया है, लेकिन कुछ हम इसकी प्री प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हम अर्थक्वेक से किस तरीके से अगर आ जाए तो हमें उस तरीके से किस तरीके से हमें बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि शेल्टर हम किस तरीके से ले सकते हैं अगर अर्थक्वेक आ रहा हो, और हम किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सेफ स्पॉट, हम सबसे पहले हम सेफ स्पॉट से देखेंगे। सेफ स्पॉट हमारे घर के अंदर किचन हो सकती है,
काउंटर हो सकता है, टेबल एंड डेस्क के नीचे हम अपने आप को बैठ सकते हैं, अगेंस्ट द इस और जो कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ द वॉल के पास जा सकते हैं, है ना, इनसाइड द कॉर्नर और वॉल के पास, ठीक है। स्टे अवे, कहाँ कौन कौन सी चीजों से हमें बचना चाहिए उस ड्यूरेशन में, अर्थक्वेक के, फायर प्लेस के पास नहीं जाना चाहिए हमें, ठीक है, एरियाज अराउंड चिमनी वगैरह के पास नहीं चाहिए जाना चाहिए, विंडो वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए, और जो मिरर होता है, मिरर या फिर कोई इस तरीके का फ्रेम, पिक्चर फ्रेम, इस तरीके के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये और ज्यादा ये टूटेंगे, ये गिरेंगे तो हमें और ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। और बी प्रिपेयर करना चाहिए अपने आपको, स्पीड अवेयरनेस के साथ ही अवेयरनेस होनी चाहिए, अमंगेस्ट योर फ्रेंड फैमिली के साथ कांटेक्ट रहना चाहिए, एंड जो डिजास्टर है उसे कॉन्फिडेंटली फील करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए, सॉरी। एंड अर्थक्वेक इज मेजर, अब हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है किस तरीके से मेजर करेंगे कि कितना ज्यादा है, किस तरीके से है, तो जो मेजरेबल मशीन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्मोग्राफिक के थ्रू हम मेजर करते हैं, और उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मेजर ऑन द रिएक्टर स्केल, जो मैग्नीट्यूड है, जो हमें पता चलता है कि ये हाई लेवल पर आया है या फिर बहुत ज्यादा डिजास्टरफुल है, तो हमें किससे पता चलता है, ये पता चलता है रिएक्टर स्केल से पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है, रिएक्टर स्केल से। एंड अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और इससे भी कम अगर होता है तो ये बहुत ही कम हानि पहुंचाता है, इनफैक्ट हमें फील भी नहीं होता। और अगर अर्थक्वेक का जो रिएक्टर स्केल के थ्रू अगर हम नापे और 5.5 से ज्यादा है तो ये डैमेज कर सकता है और कुछ चीजें फॉल भी कर सकते हैं, और अगर 6 पॉइंट और इससे हायर होती है या 7.0 से होती है तो ये मेजर अर्थक्वेक है, दैट मीन्स ये पूरी कॉलोनी, पूरे एरिया को तबाह कर सकता है, ठीक है। तो मेजर लैंडफॉर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। लैंडफॉर्म इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, यहाँ पर हम वेदरिंग और इरोजन की बात कर रहे हैं। जो लैंडफॉर्म है वो किस तरीके से कंटिन्यूअसली चेंजेस होती रहती है, थ्रू द वेदरिंग और इरोजन के थ्रू। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग ऑफ रॉक, जो रॉक है उसको ब्रेक कर रहा होता है ऑन द अर्थ के सरफेस से, ठीक है। और इरोजन का क्या मतलब है, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस, इस तरीके से, है ना, एक जगह से किसी सॉइल वगैरह को हटाना थ्रू द वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। द इरोडेड मटेरियल इज कॉल्ड carried away or transported by water, wind and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface, ठीक है। ये हर सरफेस के अलग अलग होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब वेदरिंग किस तरीके से हो रही है, आप ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर किस तरीके से वेदरिंग हो रही है, प्लांट्स हैं, फिर वो वेदर हो रहा है एंड फिर उसके बाद यहाँ से इरोज हो रहा है। देखो इस पिक्चर को बड़े गौर से देखना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर विंड चल रही है और विंड के थ्रू ये सोइल जो है वो उड़ाते ले जा रही है, तो दैट मीन्स इरोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये अर्थ है इसके ऊपर क्या है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है ये जो सोइल है वो अपने साथ में ले जा रहे हैं, ठीक है। अब वर्क ऑफ रिवर, रिवर किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। The running water in the river eroded and led when the river trembled at steep angle over the very hard rock or down steep valley inside the form of water। देखो यहाँ पर जो ये वाटर है ये किस तरीके से रनिंग वाटर जो है रिवर से इरोडेड हो रही है एंड लैंडस्केप से, ठीक है। When the river tremble and steep, ये जो एकदम से लाइन से यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक डायरेक्ट स्ट्रिपिंग कर रही है और डायरेक्ट एंगल बना रही है 90 डिग्री का ओवर हार्ड रॉक से, है ना, और डाउन और स्टिप वॉली इनसाइड द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ऊपर से ये क्या है, रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये ग्लेशियर फ्लो हो रही है, तो ये जो यहाँ पर है इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप एरिया बोलेंगे, बिल्कुल एकदम सीधे 90 डिग्री के फॉल में गिर रहा है, और ये हमारी जो है हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है हमारी,
ठीक है। ओवर द कोलैप्स, कई बार ये होता है कि ये पानी के थ्रू यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरोज होना स्टार्ट हो जाता है मीन सॉइल। तो ये जो स्टेप गोर्ज जो वैली है ये इस तरीके से बन जाती है। एंड प्लग पूल हम यहाँ पर किसे बोलेंगे, जो ये वहां यहाँ पर यहाँ से भी रोज होता हुआ आ रहा है और ये स्प्रेड हो रहा है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, प्लग पूल। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एज द रिवर एंटर द इन द प्लेन, जब ये रिवर ग्लेशियर से या माउंटेन से होते हुए आती है तो ये किस में जाती है, प्लेन्स के अंदर जाती है। एंड ट्विस्ट इंटर फॉर्म ऑफ, जब ये वाटर है तो वाटर हमने देखा होगा कि एक सीधी लाइन में तो नहीं जाता, लेकिन ये जो इस तरीके की साइकिल बन रही है तो इसे क्या बोलते हैं, ये ऐसे 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 जो जा रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियांडर। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, कई बार क्या होता है यहाँ पर इरोजन थ्रू यहाँ पर मिट्टी वगैरह स्टक हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ जब अगर सपोज यहाँ पर स्टक हो गई है तो ये जो है यहाँ पर ये वाटर को जाने से रोक देगी, जितना पानी यहाँ चला गया है ना, फिर ये अपना रास्ता ऐसे ऐसे करके ये इस वाले को एरिया को काट देती है। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। एंड ना एट द सेम टाइम जो रिवर ओवरफ्लो इट्स ब्लैंक, और जो ये यहाँ का होता है जो ओवरफ्लो हो जाती है दैट लीड फ्लडिंग, तो यहाँ पर क्या जाता है, फ्लड आ जाता है। क्या जाता है, फ्लड्स। ठीक है। यहाँ पर अगर ये स्टक कर देती है और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। ठीक है। इट एज इट फ्लड इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेंडिमेंट्स। जो ये मेंट्स है तो ये किस तरीके के होते हैं, सेंडिमेंट्स होते हैं अलोंग इट्स बैंक, और ये बैंक के ऊपर जम हो जाते हैं। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल प्लेन। जो ये जो एरिया है ये काफी फर्टाइल हो जाता है, ये बहुत उपजाऊ हो जाता है। ठीक है। तो ये है पुल, कई बार यहाँ पर इसके अंदर पुल बन जाता है, यहाँ से इरोज कर जाता है, ब्लफ लाइन हो जाती है। ठीक है। डिपोजिशन हो जाता है, जो सैंड वगैरह डिपोजिशन साइड पॉइंट्स अगर अंदर की साइड होता है। वैलीज वाइडन है ना, ये जो वैली है ये काफी बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है ना। फ्लड प्लेन बन जाता है अगर यहाँ पर ज्यादा एक्सेसिव वाटर हो जाता है। तो ये दीज आर द ऑक्सबो लेक, meanders and sedimentary rocks, ये सारी चीजें आपको देखना पर फ्लड प्लेन ये सारा आपने देखा यहाँ पर। अब हम देखते हैं डेल्टा। द राइज बैंक्स आर कोल्ड लेवीज। जो ये बैंक्स के आर क्या बोलेंगे, जिस किनारे को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लीव्स। क्या बोलेंगे, लीव्स। ठीक है। क्योंकि हमें ये टर्म्स ही याद नहीं रहती, बट हम बहुत आसान है, बहुत बस हमें टर्म्स ही को समझना है कि जो बैंक के जो रिवर की जो साइड है, बैंक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोच द सी, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो ओवर वाटर डिक्रीज एंड रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जब यहाँ से ये रिवर फ्लो हो रही है और ये फ्लो होने के बाद जब ये रिवर बहुत सारे अपने रास्ते चुन लेती है, और ये जो अपने रास्ते चुनती है ये अपना एक रास्ता खोज लेती है, क्योंकि जहां का लैंड होगा, सपोज अगर एक जगह रिवर फ्लो हो रही है और एक जगह बिल्कुल लो लेवल का लैंड है, और तो वो उसी जगह जाएगी ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो नंबर ऑफ जो रिवर्स हैं ये, तो वो स्ट्रीम जो है वो काफी बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होती है द रिवर बिकम स्लो एंड बिगिन द डिपोजिट इट लोड, है ना। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ एंड कलेक्शन ऑफ माउथ कॉल्ड डेल्टा। जब यहाँ से यहाँ पर ये इसके अंदर ओशन के अंदर गिरती है तो ये जो बहुत सारे यहाँ पर जमा हो जाता है, और इस जब ये सारी गंदगी यहाँ पर हो जाती है जमा, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। जब रिवर के या ओशन के किनारे पर जमा हो जाता है। वर्क ऑफ सी, किस तरीके से वर्क ऑफ सी जो वेव्स है वो काम करती है। The erosion and deposition of sea wave give rise to coastal plain. Sea wave continuously strike at the rock. वो बिल्कुल हमेशा continuously strike करती है and crack करती है and develop करती है उसे, है ना। हमने अभी देखा over time they become large and wide. जब ये like caves are formed on rocks, they called sea waves. As these cavities become bigger and bigger, only roof of the caves remain. Thus its इसे बोलते हैं हम आर्क। जब मतलब ऊपर से इरोज होती चली जाती है और बस छती बचती है, दैट इज कॉल्ड सी आर्क। ठीक है।
जब एक इतना डिपोजिशन हो जाता है, इतना इरोजन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टाग। बस एक वॉल लाइक की पिक्चर बसती है, तो दैट इज कॉल्ड स्टाग। द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। हम इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे। जब यहाँ से सपोज ये रिवर है, यहाँ से जो ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा जो बन रहा है ये कोलैप्स आर्क बन रहा है। और जो ये वॉल टाइप की बन गई, इसे बस ओनली यहाँ पर वॉल टाइप बची, इधर उधर से सब कुछ हट गया है, इरोज हो चुका है, मतलब कट चुका है सोइल जो है, तो इसे हम बोलेंगे स्टाक, है ना। वेव कट प्लेटफॉर्म, ये जो है वेव कट प्लेटफॉर्म है। और जो इससे इसके थ्रू जो ये बनता है, केव्स भी बन जाती है कई बार, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये केव्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके छत बच गई है, बाकी इसकी राइट साइड से हट गया है, तो दैट इज कॉल्ड आर्क। और स्टार्क हमने देख लिया है ना। Glacier are river of ice which is to eroded and landscape by bulldozering soil and stone to expose the solid rock below। अगर आज के टाइम में अभी ठंड के ड्यूरेशन में आप जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, तो वहां पर हमें बर्फ जो है फॉल नजर आएगा, ठीक है, आइस फॉल नजर आएगा। और वो इतना कई बार उसका थिकनेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम उसे बुलडोजरिंग के थ्रू स्टक डिग करते हैं, है ना। ग्लेशियर कर्व आउट डीप होलो एज द आइस मेल्ट। जो ग्लेशियर है वो क्या करती है, कर्व आउट करती है, और होलो एज अ आइस मेल्ट दे गेट फिल अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन माउंटेन। और बहुत प्यारी माउंटेन बनते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल सैंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड, दिस डिपोजिट फ्रॉम द ग्लेशियर मोरेन, दैट इज कॉल्ड मोरेन, ठीक है। ये इस तरीके का आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस तरीके की थिकनेस बन जाती है, यहाँ पर ये मोरेन्स बन जाता है, ये देखिए। तो यहाँ इतना इसकी थिकनेस काफी बढ़ जाती है, और यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन वर्क ऑफ विंड। आप कभी डेजर्ट गए हैं, तो वहां पर हम विंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जब वहाँ अगर हम रेतीले एरिया में या रेगिस्तान में जाते हैं, तो एक जगह से अगर विंड हवा चलती है, तो एक जगह से जो सोइल होती है, मिट्टी, दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है ना। दैट इज कॉल्ड इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट विंड, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। कई बार ये मशरूम शेप की हो जाती है, नीचे से पतली 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 और ऊपर से गोलनुमा छतरी टाइप की, कॉल मशरूम, इसे हम मशरूम रॉक बोलते हैं, ठीक है। विच रोड एंड लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, दैट इज कॉल्ड सच रॉक आर नैरो बेस द वाइडर टॉप, ठीक है। इसे हम जो मशरूम है वो ऊपर से वाइडर है, और जो उसका नीचे का पार्ट है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। देन when the wind blow, if lift the transport sand from one place to another place, which stop blow, the sand falls and get deposited in low hill like structure, these are called sand dunes, है ना। When grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such and deposit in the large scale, इट इज कॉल्ड लॉसेस। और देखेंगे इस तरीके का ये डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ड्यून्स। और इस तरीके की जो मिट्टी से इस तरीके का ये जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉसेस, है ना। और ये हमारा मशरूम है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो वाइडर है, और नैरो जो है नीचे का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड मशरूम। सो थैंक यू।